बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, कल गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात हैं। कौन सी पार्टी ये इंतखाबात अपने नाम करेगी? अमूमी तौर पर देखा जाता है जिसकी विफाक में हुकूमत होती है वही गिलगित बल्तिस्तान में अपनी हुकूमत बनाता है। मुस्लिम लीग नून ने भरपूर वहाँ पर कैंपेन की है। पीपल्स पार्टी की बात की जाए, बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पर गए और उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठाए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को भी क्रिटिसाइज किया। अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए, वो कहती है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड वहां पर नहीं मिली और बहुत सारे रहनुमाओं को वहां जाने से रोक दिया गया। लेकिन बैरिस्टर गौहर हमें वहां पे कैंपेन करते नजर आए। क्या तहरीक इंसाफ वहां पर अपनी कोई जगह बना पाएगी या नहीं? गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे। दूसरी जानिब 9 जून को अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज की डेट दी हुई थी। कश्मीर के बेशतर इलाकों में एहतजाज हुए भी। कश्मीर की जो कानून साज असम्बली है वहां से एक करारदाद मंजूर की गई जिसमें अवामी एक्शन कमेटी का जो बुनियादी मुतालबा था कि 12 सीटें जो हैं इनको ख़त्म की जाए, जो कि मुहाजिरीन की सीटें थी, उसके खिलाफ ये करारदाद आई और फिर एक एपीसी भी बुलाई गई जिसमें अवामी एक्शन कमेटी ने शिरकत नहीं की और इस एपीसी ने भी वो 12 सीटें ख़त्म करने के हवाले से इसकी मजम्मत भी की और इसके खिलाफ भी जो है करारदाद के अंदर लिखा गया। अब राइट नाउ क्या होगा? कश्मीर के अंदर 9 जून को एहतजाज होगा। अगर अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज करेगी तो उसको करने दिया जाएगा। आज 72 कारकुनान की गिरफ्तारी हो चुकी है और वजारत दाखिला की जानिब से इसको एक कल अदम तंजीम करार दिया जा चुका है। इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शफी जान साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। उनके साथ हैं शैला रजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी का। जी भी इलेक्शंस पे बात होगी। शैला साहिबा खुलकर तनकीद कर रहे हैं आप मुस्लिम लीग नून पर और साथ में आपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार कर रहे हैं। आप समझते हैं कि ये इलेक्शन जो है इसे फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में तब्दील किया जा सकता है? देखिए, बात यह है कि अगर मैं शुरू करूं 2013 के इलेक्शन से, तो उसको हमने आरओ इलेक्शन कहा था और उसमें तो ये भी था कि हमें तालिबान की तरफ से शदीद धमकी थी और सारी पार्टीज़ बड़े खुश हो के जलसे कर रही थी। कोई कह रहा था तालिबान रुको मैं आ रहा हूँ, कोई कह रहा था अपने किए का खमियाजा भुगत रहे हैं और हमें ये कहा था कि अगर आपने जलसे किए तो बॉम्ब गिरा दिए जाएंगे, लेकिन किसी को कोई तकलीफ़ नहीं थी। 2018 का इलेक्शन तो सभी को पता है कि कैसा इलेक्शन था। तो उसको में तो फिर बाद में उसको बिल पास कराने के लिए भी उनकी ज़रूरत होती थी जिन्होंने वो इलेक्शन के रिज़ल्ट बनाए थे और फिर उनको कहा भी गया कि आप मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करा दें, हम आपको दोबारा बना देंगे। तो फिर 2022 का इलेक्शन, वो भी सबको मालूम है किस तरह का है, उसमें भी मसाइल रहे। हमारे मुल्क में इसी तरह के इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन हिस्ट्री देखें तो सिर्फ 1970 का एक इलेक्शन है जिसको बेहतर करार दिया जाता है। और अब तो यह है कि पार्लियामेंट भी हांगी आती हैं और अब जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की बात है और आज़ाद कश्मीर की, तो उसका भी एक ट्रेंड है कि जिसकी फेडरल में हुकूमत होती है वो उसी की गवर्नमेंट आती है, क्योंकि फिर इनके फंड्स के मसले होते हैं, ख़ास तौर पे जीबी में, और गंदम के मसाइल होते हैं। और दूसरा जो अब So that means you are pretty much sure that Muslim League Noon will form the government. देखिए, ये होता है, लेकिन हमने पिछले इलेक्शन से एक वहाँ पे तरीक़ा डाला है कि मैं 3 इलेक्शन वहाँ की कैंपेन कर चुकी हूँ। तो पिछले इलेक्शन में चेयरमैन ख़ुद गए और उन्होंने वहाँ पे कैंपेन की और सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाली पार्टी बनी। लेकिन वहाँ सब जानते हैं कि 9 सीटें जो थी उनके रिज़ल्ट को बहुत ज़्यादा बेरहमी से तब्दील किया गया और फिर बाद में आपने देखा होगा कि जमील की सीट हमें मिली। और उससे पहले भी यही हुआ था कि उससे पिछले जो इलेक्शन थे गांचे में इंजीनियर इस्माइल की जो सीट थी वो ये लोग आप जब अपना क्लेम करते हैं कि पिछले इलेक्शन में 6 महीने रह गए, धांधली हुई है, तो आप ये मानने को भी तैयार हैं कि पीटीआई के साथ भी धांधली होती है और वो जो क्लेम करती है वो भी किसी ना किसी हद तक दुरुस्त है? देखिए, जो 2018 में इन्होंने किया वो ये काट रहे हैं और हमारे साथ तो हमेशा हुई। हम तो कहते हैं कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। तो जो 2018 में हुआ वो सबको पता है।
शफी जान साहब, वो कह रही क्या है कि हुआ था? 2018 तो में जो हुआ सबको हाल पता है, आप काट रहे हैं। और ऑलरेडी जो है पीटीआई अगर इस बात की क्लेमेंट बनती है कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन चाहती है, वो कहती है आप लोग खुद किस तरह आए थे 2018 में? सबसे पहले कमर साहब आपका शुक्रिया। जहां तक जीबी इलेक्शन की बात है तो तमाम कौम ये तमाशा देख रही है कि कैसे तहरीक इंसाफ को साइड लाइन किया जा रहा है। ये धांधली की मुतरादिफ है कि आप किसी एक पार्टी को इलेक्शन कैंपेन के लिए ही नहीं छोड़ रहे। वहां बिलावल साहब मौजूद है, आजादाना तौर पे अपनी कैंपेन को लीड कर रहे हैं। नवाज शरीफ मौजूद हैं, बाकी उनकी लीडरशिप मौजूद है, बड़े आजादाना तरीके से वो अपनी कैंपेन को लीड कर रहे हैं। लेकिन अमली तौर पर हम ये इलेक्शन जीत चुके हैं। आप देखेंगे कि 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान की अवाम इमरान खान साहब के उम्मीदवारों को वोट ही देगी। आपको याद होगा कि हमने गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से अलायंस किया, उनका निशान पोलो मैन था, हमने वो निशान अपने उम्मीदवारों के लिए सेलेक्ट किया, अलायंस बनाई। लेकिन जब इनको पता लगा कि तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों को एक निशान मिलने वाला है तो उन्होंने उस पर भी पाबंदी लगा दी। फिर हमारे उम्मीदवारान को आजाद डिक्लेयर कर दिया गया। फिर जुनैद अकबर खान साहब के साथ जो हुआ, पहले गिरफ्तार किया गया, फिर सुबह बदर कर दिया गया। शायद खटक साहब, सलमान अकरम राजा साहब को नहीं छोड़ा गया, असद कैसर साहब को रोका गया। तो ये धांधली के मुतरादिफ है। वो तो कैंपेन कर रहे हैं अपनी, ये तो धांधली के मुतरादिफ है। हमारे उम्मीदवार इस वक्त आजाद हसीयत से इलेक्शन कमीशन ने उनको डिक्लेयर किया है। और दूसरी चीज ये कि वफाकी वज़रा वहां पे कह रहे थे मौजूद कि है। जो एनओसी लेकर जा सकते हैं वो चले गए हैं। बैरिस्टर गौर के पास एनओसी था, वो चले गए हैं। जो नहीं जा सके फिर उनका... मैं आ रहा हूँ, मैं इसी पे आ रहा हूँ कमर साहब, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं इसी पे आ रहा हूँ, एनओसी पे ही। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है। जी जी, देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान की जो अवाम है, इमरान खान साहब उनकी जिद है। हम अपने उम्मीदवारों से इस वक्त कनेक्टेड हैं और हम उनको सिर्फ इस मैकेनिज्म पे काम करने का कह रहे हैं कि आपने सिर्फ अपने वोट को महफूज बनाना है। जिस तरीके से 8 फरवरी को फॉर्म 47 का एक तल्ख तजुर्बे से हम गुजरे हैं, हम यही नहीं चाहते कि दोबारा इस किस्म का कोई भी तजुर्बा गिलगित बल्तिस्तान में हो। और ये हुकूमत जो है इस किस्म की वारदात के लिए तैयारी कर रही है। वहां पे इस वक्त वफाकी वज़रा मौजूद हैं जो तरक्याती पैकेजेस दे रहे हैं, जो लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश है। अगर ये हमारे सूबाई कोई वजीर होता या तहरीक इंसाफ के वज़रा होते, अभी तक इलेक्शन कमीशन उनको डिस्क्वालीफाई कर चुका होता, नोटिस पे नोटिस दे चुका होता। लेकिन इनकी खामोशी अजीब ही है, इलेक्शन कमीशन हरकत में ही नहीं आ रहा। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि हमने सिर्फ इस मैकेनिज्म पे काम करना है कि हमने अपना वोट फॉर्म 45 से फॉर्म 47 पे कैसे कन्वर्ट करना है। अपना वोट बचा के क्या कर लिया मुझे बताएं। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस की बात की जाए, रिसेंट रिपोर्ट फाफिन की जो है वो 374 आप लोगों की एप्लीकेशंस थी इंतखाबी उज़रदारियों की, जिसमें से 242 तो आपकी वैसे ही रिजेक्ट हो गई, मुस्तरद हो गई। फिर आपका वो बयानिया कि हम फॉर्म 47 फॉर्म 45 को लेकर चल रहे हैं, कहां पर गया? जब इलेक्शन कमीशन ने आपकी सुनी ही नहीं तो फिर आप क्या लीगल तौर पे बेसिस पे आप अपना नैरेटिव बनाएंगे कि ये हमारे साथ हुआ, ये देखें उसका ये रिजल्ट हमारे सामने है? या तो आप बहुत बड़े सादे हैं या मैं बहुत बड़ा सादा हूं। आप इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से क्या उम्मीद रखते हैं? आप फाफिन की रिपोर्ट से, की अदालतों से क्या उम्मीद रखते हैं? नवाज शरीफ जो एक शिकस्त खुर्दा आदमी है, जो यास्मीन राशिद से हारा हुआ है, जो मनसेरा से हारा हुआ है। यास्मीन राशिद की जो पिटीशन थी फॉर्म 47 या इलेक्शन कमीशन के या इलेक्शन के हवाले से, वो इसलिए रिजेक्ट हुई कि यास्मीन राशिद के जो दस्तखत है वो उन्होंने नहीं किए। तो ना हल्का खोला गया, ना बैग्स खोले गए, ना फॉर्म 45 देखा गया। और आपको याद होगा कि रात के 3 बजे नवाज शरीफ के हल्के का आरओ चेंज किया गया था। किस लिए चेंज किया गया था? इसलिए चेंज किया गया था कि फॉर्म 45 से फॉर्म 47 बनाना था। ठीक है, मैं इसके पर आपकी जानिब बढ़ूंगा, लेकिन शैला साहिबा से पूछना ये चाहूंगा कि आप लोग विफाक में साथी हैं मुस्लिम लीग नून और आप, लेकिन जब वहां पे आप कैंपेन कर रहे होते हैं तो नारे अल्टीमेटली एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। हम मानते हैं कि इलेक्शन कैंपेन्स में एक दूसरे के खिलाफ नारे लगते हैं, लेकिन क्या अब जो अवाम है वो इतनी बाशऊर होगी है, वो इसको बाय करेगी कि आप एक जगह विफाक में साथ बैठे हुए हैं, हुकूमत बनाई हुई है, महंगाई अवाम पे जो है सर चढ़ के बोल रही है, और दूसरी जानिब आप एक दूसरे के नारे लगाते हैं कि देखें वहां पे इनकी कारकर्दगी ऐसी थी, हम तो इसमें शामिल नहीं है। फिर दूसरी पार्टी कहती है कि आप बताएं कराची बनना चाहिए या लाहौर बनना चाहिए। तो शैला साहिबा इसे कैसे डिफेंड करेंगे? अच्छा, जैदी साहब मैं इसको ये करूंगी कि पहली बात तो ये कि हम उनके सपोर्टर हैं, उनके पार्टनर नहीं है, जैसे कि तहरीक इस्तेकाम पार्टी है। हम उनके सपोर्टर हैं और ये हमने
ऑफर पीटीआई को भी दी थी कि आपकी सीटें ज़्यादा हैं, आप गवर्नमेंट बनाएं, क्योंकि इस पार्लियामेंट को हमने बंद नहीं करना है। जब पीडीएम में थे हम, जब भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। अब रही बात, एक तो मैं शफी जान को ये कहूँगी कि वहाँ पे किसी के लिए एनओसी की ज़रूरत नहीं होती। ये इस दफ़ा नया इन्होंने टुंटा अटकाया है गवर्नमेंट ने। मैं 3 इलेक्शन वहाँ के लड़वाए हैं और एक महीने में गिलगित में रही हूँ, 1 महीने बल्तिस्तान में रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो जगहें देखी हैं जो किसी ने नहीं देखी होंगी। मैं गांछे की भी उस जगह पे गई जहाँ से 800 किलोमीटर की पर सियाचिन है, और उसके अलावा जो है मैं स्कर्दू 2 में जो है मैं चुंदा एक गांव है जो हाईएस्ट है। इसके अलावा स्कर्दू में ही एक जगह है मंठो, इन और अस्तोर में भी मैं जा चुकी हूँ और नलतर में भी जा चुकी हूँ। सब जगह मैंने कैंपेन की है, तो कोई ये एनओसी नहीं होता। हाँ, फेडरल मिनिस्टर्स नहीं जाते जो कि गए हुए हैं और छुप के काम कर रहे हैं। दूसरे कि गिलगित बल्तिस्तान का एक कल्चर है, वहाँ पे जो है लोग बड़ा मिलजुल के रहते हैं, और जब आखिरी साल होता है गवर्नमेंट का, वो उसी वक्त ऐलान कर देते हैं कि अब हम कहाँ से लड़ेंगे, क्योंकि वो फेडरल की गवर्नमेंट से लड़ रहे होते हैं। जैसे पिछले इलेक्शन में नून लीग के 14 उम्मीदवार जो थे वो आखिरी वक्त में उठ के पीटीआई में चले गए थे। तो ये वहाँ एक दूसरे के वहाँ से वो आपस में लड़ते नहीं हैं। अकबर ताबान साहब जो कि मेहदी शाह के अपोनेंट हैं, उनके खालाजाद भाई भी हैं। जब मैं इलेक्शन लड़ने गई तो उनके यहाँ किसी की डेथ हो चुकी थी, मैं सबसे पहले उनके यहाँ ताज़ियत के लिए गई, क्योंकि ये एक तरीका है। इसी तरह कश्मीर में भी जब हम बाग में थे तो पीटीआई के एक प्रोफेसर थे, उनकी डेथ हो गई थी, हमने अपनी कैंपेन एक तरफ की और पहले उनके यहाँ आप सही कह रही तो हैं कि ये वहाँ पे पंजाब की 5000 पुलिस की जरूरत नहीं थी। नहीं, और दूसरी बात ये कि ये तरीका नहीं है कि एकदम सारे लोगों को, जिस तरह से शफी जान साहब कह रहे हैं कि अगर हमारा वोट चोरी हुआ तो हम धरना देंगे, जीबी को बंद करेंगे। आपकी 8 सीटें चोरी हुई, आपने कोई धरना नहीं दिया, आपने एहतजाज जो है अपना रिकॉर्ड जरूर कराया, मीडिया पे जरूर लेके आए। इस दफा अगर आपके साथ धांधली होती है तो आप भी क्या पीटीआई के साथ मिलकर जीबी बंद करेंगे? देखिए, कोशिश होगी कि होने ना दिया जाए। मैं मानती हूँ कि ये बड़ी गलत बात है कि किसी पार्टी को एक्सेस मिले, किसी को नहीं। जैसे कि मैंने बताया कि 2013 में हमारे साथ क्या हुआ था और हमें कोई कैंपेन की इजाज़त नहीं मिली थी, मैंने बताया ना आपको, और हमें बहुत उसकी तकलीफ़ रही थी, फिर भी आरओ इलेक्शन किया था। तो मैं ये समझती हूँ कि ये गलत बात होती है, और एमडब्ल्यूएम के साथ मिल के ये लोग लड़ रहे हैं और इनका राइट है कि ये इलेक्शन लड़े, और ये बड़ा गलत तरीका है किसी भी पार्टी के साथ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एक ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर शफी जान साहब से पूछेंगे कि वो 10 तारीख को क्या करने जा रहे हैं, क्या बजट वाले दिन एहतजाज करेंगे या नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। शफी जान साहब, आपने कहा कि जीबी बंद करेंगे, सीटें अगर आप लोगों की छीनी गई, वोट महफूज करना है। तो सर पहले आप ये तो बताएं कि आपकी अपनी पार्टी में ये इख्तलाफात चल रहे हैं। आप कहते हैं जीबी बंद करने की बात करते हैं, आपके पार्टी के रहनुमा कहते हैं कि आप किस तरह से अनाउंस कर सकते हैं नेशनल असेंबली के बाहर। हाँ, पार्टी में तो किसी की बातचीत नहीं हुई, ना पार्टी में किसी ने ये कहा है, वो मीडिया पे स्टेटमेंट्स देते फिर रहे हैं। देखिए, बात बड़ी वाजे है। पहले तो एनओसी की बात शैला आपा ने की, बिल्कुल मैं शैला आपा की इस बात से मुत्तफिक हूं, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में खुद गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद था और मैंने मैं उस टाइम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था इंसाफ यूथ विंग का, तो मैंने खुद ये सारी हालात वहां पे देखे हैं। मैं पूरे इलेक्शन में वहां मौजूद था और मैंने तो कोई एनओसी नहीं ली थी। तो एनओसी का तो इस वक्त ये ड्रामा कर रहे हैं फेडरल हुकूमत। बात बड़ी वाज़ेह है कि निशाना जो है वो तहरीक इंसाफ है। जहां तक 10 जून की बात है, तो 10 जून को अगर फेडरल हुकूमत बजट पेश करने जा रही है तो तहरीक इंसाफ वहां पे अपने पार्लियामेंटेरियंस के हमरा सोहेल अफरीदी साहब के क़यादत में एहतजाज करेगी। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त फेडरल हुकूमत जो है वो बजट के लिए तैयार भी है, क्योंकि पहले 1 तारीख दी गई, अभी उसको चेंज कर दिया गया और अभी भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ डायलॉग्स में है
और अभी तक मेरे ख्याल में डेडलॉक जो है वो बरकरार है। जिस दिन भी फेडरल हुकूमत जो बजट वहां पे पेश करेगी, पार्लियामेंटेरियंस तहरीक इंसाफ के सोहेल अफरीदी साहब की लीडरशिप में वहां पे एहतजाज करेगी, इसलिए करेगी कि पीएसडीपी के जो 786 प्रोजेक्ट्स इस बजट में है उसमें सिर्फ 6 केपी के लिए हैं 786 में से। फिर अरबों रुपए का पीएसडीपी में बजट रखा गया है लेकिन सिर्फ 2.2 अरब केपी के लिए रखा गया है। फिर एनएचए के 264 अरब के प्रोजेक्ट्स में सिर्फ 8.8 अरब रुपए जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के लिए रखे गए हैं। 4,758 अरब का एनएफसी का हमारा केस है। टोबैको सिस की हमें जो एक हमारा हक है वो हमें नहीं मिल रहा। ऑयल एंड गैस की रॉयल्टी हमें नहीं मिल रही। एनएचपी का इशू है, वो उसकी जो रॉयल्टी है वो हमें नहीं मिल रही। फिर आईडीपीज का इशू है, क्योंकि ये जब यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं तो ये हमसे वादे करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन तो किसी चीज का हल नहीं है, ये जोर जबरदस्ती यहाँ तो पे सर करते फिर हैं। क्यों तो जब ये आपके सूबे के इतने मसाइल हैं, आपके सूबे में रहने वाले, वहां पे पनाह लेने वाले अफराद को ये नहीं पता कि ये इतने मसाइल हैं, इस वजह से हम एहतजाज करेंगे? नहीं, बिल्कुल सबको पता है, हम इसलिए तो एहतजाज कर रहे दे रहे हैं वो आपके खिलाफ। किसने स्टेटमेंट दी है हमारे खिलाफ? शेख वकास अकरम की बात कह रहा हूं मैं। नहीं, शेख वकास साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। वो खैबर पख्तूनख्वा से उनको ताल्लुक नहीं है और शायद इनको इन हालात का या इन फिगर्स का पता भी ना हो। शेख वकास को जिम्मेदार बयान देना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव सोहेल अफरीदी साहब हैं, वो हुकूमत के हवाले से जो भी फैसला लेंगे वो आज़ाद हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूक की जंग लड़ेंगे, खैबर पख्तूनख्वा के रहने वालों की हुकूक की जंग लड़ेंगे। मैं अब आईडीपीज की बात कर रहा था कंबर साहब, कि इन्होंने हमसे वादा किया था कि जब यहाँ पे ऑपरेशन खत्म हुआ, बकाखेल के मकाम पे आईडीपीज इस वक्त भी मौजूद हैं, इन्होंने हमसे वादा किया कि आपको 17 अरब रुपए हर साल दिए जाएंगे जब तक ये आईडीपी जो है आबाद नहीं होते। इन्होंने हमें 3 साल 17 अरब रुपए दिए हैं। 2022 से हमें 1 रुपए नहीं दिया। शैला साहिबा, आप लोगों के क्या तहफ्फुज़ात हैं मुस्लिम लीग नून से? बजट की एक तारीख दी गई, फिर उसको बदल दिया गया, अभी तक डेडलॉक बरकरार है। बिलावल भुट्टो जरदारी क्या मुलाकात करेंगे शहबाज शरीफ से, मसाइल हल हो जाएंगे, या आपको यह मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, एक बात तो यह है कि बजट तो पास होना है, क्योंकि बजट पास करना है। ये नहीं कि हम हुकूमत की कारकर्दगी से खुश हैं, बिल्कुल खुश नहीं है। माशी पॉलिसी नहीं है कोई जिससे कोई सस्टेनेबिलिटी हो, कोई जो है ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट हो, लेकिन इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि मुल्क खुद भी अफ़गानिस्तान से जंग में है और दूसरे मशरक़ वस्ता का जो यूएस से जंग चल रहा है, इससे हमारा 50% रेमिटेंस जो हमारा यूएई का है वो सिर्फ 41% के करीब हमें आ रहा है। तो ये सारे मसाइल भी बहुत हैं, लेकिन उसके बावजूद हम हुकूमत की इकनॉमिक पॉलिसी से मुतमईन नहीं हैं, एफबीआर की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। तो हम अपना जो रोल प्ले कर सकते हैं कि कम से कम गो के बजट बहुत बुरा होगा और कोई भी गवर्नमेंट होती इस वक्त बहुत बुरा बजट देती, लेकिन इसमें हम अपना ये किरदार करेंगे कि उसको कम बुरा होने दें। कैसे कम बुरा होने दें? क्योंकि ये तो देखिए, हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस, इकोनॉमिक पॉलिसी हो और रोजाना की बुनियाद पे, जैसे कि पीटीआई की पॉलिसी को इनके ही अपने मिनिस्टर ने कहा था कि रोजाना की बुनियाद पे फैसले कर रहे हैं, तो उससे जो है ना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप थोड़ा रिलीफ देंगे लेकिन वो देर पा नहीं होगा। आप कोई जितना इतना कर्जा हो गया है कि आप जो है ना सोशल प्रोटेक्शन का कोई प्रोग्राम दे ही नहीं सकते। उसी बीआईएसपी की मुखालफत करते हैं, उसी को ही आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उससे बेहतर कोई डेटा मौजूद नहीं है इसी, और उससे कोई बेहतर प्रोग्राम। तो हम एक कोशिश कर रहे हैं कि सेल्स टैक्स को ना बढ़ने दें, हम एक कोशिश कर रहे हैं कि एफबीआर की नाकामी को अवाम पे ना आने दें, हम एक कोशिश कर रहे हैं कि सैलरीड पर्सन को कुछ रिलीफ मिल जाए, उनकी कोई तनख्वाह बढ़ जाए। कोशिश हो रही है कि यही सब पेट्रोलियम लेवी और ये जो एनर्जी की मद में बढ़ते हुए मामलात हैं, इनको कंट्रोल में ला सकें कि ये हद आप रख दें, जो कि इस दफ़ा भी जो हमने बहुत कोशिश की थी, सोलर को 18 से 10% पे उसके सोलर पैनल के टैक्स को ले गए थे, बाद में इन्होंने उसको भी तोड़ दिया। तो हम चाह रहे हैं कि इस तरह ना हो, हम जो भी कमी कराएंगे आप आवाम की बेहतरी के लिए करना चाह रहे हैं। हर बंदर नहीं कर सकता। शेर अफजल मरवत साहब ने शफी जान साहब कहा है कि वो फॉरवर्ड ब्लॉग एक बनता हुआ देख रहे हैं, अली अमीन साहब के साथ बड़े बंदे हैं, सोहेल अफरीदी साहब ने इसकी तरदीद की है। ये हर कुछ अरसे बाद एक फॉरवर्ड ब्लॉग की बातें क्यों सामने आ जाती हैं सर? देखिए, सोहेल अफरीदी साहब बड़े कंफर्टेबल जोन में है। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नहीं है।
तमाम लोग एक पेज पे है। जब अली अमीन गंडापुर साहब वजीर आला थे तो 91 MP उनके पीछे थे। आज सोहेल अफरीदी साहब इमरान खान साहब के नामजद करदा वजीर आला हैं तो तमाम MPs उनके पीछे खड़े हैं। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब का सिक्का चलता है। आपने देखा होगा जिन्होंने इमरान खान साहब से राह जुदान की तो उनकी जिंदा मिसालें जो है वो महमूद खान और परवेज खटक, जिनकी सियासत खत्म हो गई है। तो कोई ऐसी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। 75 लोग हमारे पार्लिमानी मीटिंग के अंदर मौजूद थे। अब 5 आउट ऑफ कंट्री हैं, 3 से 4 लोगों के यहाँ शादियां थी और 3 से 4 लोग हलकों में मौजूद हैं और 3 से 4 लोगों के साथ हम राब्ते में नहीं है। अभी महमूद अचकज़ई साहब कह रहे थे कि वो दोबारा से ऐलान करेंगे धरनों की सियासत, सड़कें गर्म करना। वो हम तो इंतज़ार ही कर रहे हैं कि वो दोबारा से ऐलान कब करेंगे। देखिए, महमूद खान अचकज़ई साहब को इमरान खान साहब ने ये इख्तियार दिया है तहरीक के हवाले से, और अफरीदी साहब ने भी इस जमन में उनसे मुलाकात की थी और बड़े कैटेगोरिकली अल्फाज में महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये बात की कि तहरीक के हवाले से जो भी फैसला होगा वो मैं लूंगा। और इमरान खान साहब ने जब उनको जिम्मेदारी दी है तो लीडर इमरान खान है, वो बेहतर समझते हैं और जो भी फैसला लेंगे तहरीक के हवाले से, लॉन्ग मार्च का, धरने का, जलसे का, सोहेल अफरीदी साहब अपने तौर पर कोई डिसीजन नहीं लेंगे या कोई अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। नहीं, अफरीदी साहब ने एक पैगाम भिजवाया था सलमान सफदर के थ्रू कि अगर खान साहब चाहते हैं तो हम कंप्लीटली तैयार है लॉन्ग मार्च के लिए, इस्लामाबाद धरने के लिए, फैजाबाद 26 नंबर पे बैठने के लिए, पिंडी की तरफ जाने के लिए। वहां से ये पैगाम आया कि आपने जो भी फैसला करना है आपने अचकज़ई साहब से कंसल्टेशन करनी है। तो हम तो लीडर के हुक्म के बिल्कुल वो जो कहेंगे उस पर अमल करेंगे। लीडर का हुक्म है, अचकज़ई साहब जो फैसला लेंगे तहरीक इंसाफ उसकी पाबंद होगी। शैला साहबा, आप देख रही हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई टफ टाइम दिया जाए हुकूमत को, PTI की जानिब से सड़कें गर्म की जाए या महमूद खान अचकज़ई साहब सामने आए, या आपको लगता है कि जिस तरह से मामलात चल रहे हैं हर कुछ अरसे बाद एक तहरीक अनाउंस हो जाती है, एक नई रैली या जलसे जुलूस का ऐलान हो जाता है, लेकिन उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात करें या फिर कोई डिफरेंस क्रिएट करने की बात करें वो नहीं होता? देखिए, जो पार्टी के किसी पार्टी के इंटरनल हैं, मेरी तो ट्रेनिंग ये है पॉलिटिकल के मैं उसको बात नहीं करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है और हर तरफ से एक अलग बयान भी आ रहा है। और जब कोई पार्टी पॉलिटिकल पार्टी हॉट वाटर में होती है तो उसके हिस्से बखरे कर दिए जाते हैं या हो जाते हैं, या उसमें ऐसे लोग इंडक्ट किए जाते हैं जो कि कुछ हो ही रहा होता है। तो फ़िलहाल मुझे इस पार्टी की तरफ से कोई टफ टाइम नज़र नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि बजट के दिन असेंबली में हंगामा हो जाएगा कि ये शोर करेंगे, लेकिन बजट फिर भी पेश हो जाएगा। मैं शफ़ी में भाई हैं और मैंने कल भी ये बात की थी इनके लोगों की मौजूदगी में, आमिर डोगर भी थे, कि देखिए ऑपोजिशन का जो बेहतरीन रोल होता है वो हुकूमत गिराना नहीं होता, हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी होती है। और हुकूमत के वो लूज़ लेजिस्लेशन या लूज़ स्टेप जिनसे ऑपोजिशन समझे कि इसका वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आएगा, उसको स्ट्रेंथन करना होता है थ्रू अमेंडमेंट, थ्रू अपनी सजेशन। अब जैसे अकाउंटेबिलिटी आर है असेंबली का, तो उसमें हमने सिंध में ये डिसाइड किया था ऑपोजिशन के साथ कि मूवर हो और कंसर्न मिनिस्टर हो तो हम इसको कोरम पॉइंट आउट नहीं करेंगे। ये बात हमने डिसाइड यहाँ भी करना चाहिए, लेकिन आधा घंटा जो है इनका एक मेंबर उठता है और कहता है कोरम नहीं है, तो फिर वो मजबूरन मैं शैला साहब बिल्कुल आखिर में फिर ये स्टैंडिंग कमेटी से बाहर आ गए, स्टैंडिंग कमेटी से बाहर आ गए, जबकि जुनेद अकबर को बड़ा अच्छा अपना रिजल्ट बता रहे थे। मैं आपसे हाँ या ना में जवाब चाहूंगा, मैं आपसे हाँ या ना में जवाब चाहूंगा। क्या आप लोगों का ये इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून के साथ बजट का मामला हो या कोई भी मामला हो, ये राइट नाउ आप चलते हुए आगे देख रही हैं, या फिर आप समझ रही हैं कि डिफरेंसेस इतने आगे हैं, ये जब तक मामला रिजॉल्व नहीं होगा हम आगे नहीं चलेंगे? मैं नहीं समझती कि हमारा जो सपोर्ट है वो इस गलत चीज़ को सपोर्ट करेगी। हमारा इत्तेहाद नहीं है, इत्तेहाद है तहरीक इस्तेकाम का, इत्तेहाद है बाप पार्टी का, इत्तेहाद है MQM का, हमारी सपोर्ट है। लेकिन जिस दिन हम समझेंगे कि अब ये दिस इज़ टू मच और आइन की तोड़ने की बात हो रही है या आइन के खिलाफ बात की जा रही है, उस दिन हट जाएगी।
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान ग्रामी का। नाज़रीन, वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक हियर, आप कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे अवामी एक्शन कमेटी को वजारत दाखिला ने जो है कल अदम तंजीम करार दे दिया है। 72 अफराद अवामी एक्शन कमेटी के गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 9 जुलाई उन्होंने एहतजाज का कहा था। मुख्तलिफ कश्मीर के शहरों को अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से बंद भी किया गया। एक करारदाद असम्बली से मंजूर की गई जिसमें 12 नशिस्तों का मामला था जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं। 35 मुतालबात जो अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से रखे गए थे, इनमें से जो 38 थे, इनमें से 3 जो काबिल कबूल नहीं थे, उन पर बात करेंगे। हमें शाह गुलाम कादिर साहब ने ज्वाइन किया है, अपोजिशन लीडर हैं कश्मीर असम्बली के और साथ मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया शाह साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अवामी एक्शन कमेटी को फाइनली जो है कल अदम करार दे दिया गया है। 72 अफराद उसके जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन इट्स क्वाइट पॉपुलर इन कश्मीर राइट नाउ। और उसकी वजूहत ये है कि चूंकि कश्मीर में ओपोजिशन थी नहीं, ओपोजिशन की जो एक स्पेस थी वो इस अवामी एक्शन कमेटी ने ले ली। तो इसका जिम्मेदार किसको समझा जाए सर? बहुत शुक्रिया आपका। जब 2021 में पीटीआई को मुसल्लत करवाया गया आज़ाद कश्मीर में, तो 2 साल उन्होंने हुकूमत की और 2 साल में 2 वजीर आज़म बने और कारकर्दगी सिफर रही, जिसके नतीजे में ये हुआ कि पीटीआई के अंदर से एक बगावत हुई और चौधरी अनवारुल हक साहब वजीर आज़म बन गए। हमने भी उनको वोट दे दिया और पीपल्स पार्टी ने भी वोट दे दिया, तो एक ऑपोजिशन का वैक्यूम क्रिएट हो गया। उस वैक्यूम को भरने के लिए जो है उनके पास हमारे पास तो जगह नहीं बची और हमने कोशिश भी की, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी नाम की ये ताजरों की तंजीम जो है ये सामने आ गई और उनको फैसिलिटेशन इस तरह हो गई कि जी 3 रुपए की बिजली और 2000 रुपए मन आटा ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दे दी उनको। तो उन्होंने उसके बाद उस एक ताकत की शक्ल इख्तियार कर ली और वो शक्ल जो है वो चलते चलते वो एक तहरीक की शक्ल आ गई और 3 दफ़ा उनके साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू हुई, मुज़ाकरात हुए, वो कामयाब भी हुए। आखिरी मरतबा ये हुआ कि 38 नुकात उन्होंने पेश किए। 38 नुकात में से मेरे हिसाब से 37 नुकात जो हैं वो तो काबिल अमल हो गए और उनमें प्रोग्रेस भी हो गया। एक मामला रहा महाजरीन की सीटों को ख़त्म करने का। तो जो आखिरी मीटिंग हुई, तो आखिरी मीटिंग में हमने उनसे सवाल किया, अच्छा ठीक है, अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि जी हम महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म कर दें, तो फिर ये 45 लाख की आबादी वाले खित्ते को रियासत का दर्जा तो रहेगा नहीं, इसलिए कि ये तो नुमाइंदगी करती है पूरी रियासत जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक जो पॉलिसी है और ये पॉलिसी जो है आज की नहीं है, 1948 से है। तो इस पॉलिसी को अगर तब्दील करना है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत जो है वो उसका खतोखाल क्या होंगे। तो उन्होंने इस पे तो कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा जी आप ख़त्म करते हैं नहीं करते, अगर नहीं करते हैं तो हम तो एहतजाज पे जाएंगे। तो वो डायलॉग जो है वो करना नहीं चाहते थे। तो हमने फिर भी ये किया कि हमने कहा कि आइए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, सिर्फ आप स्टेक होल्डर नहीं हैं, बाकी सियासी जमातें भी स्टेक होल्डर्स हैं। तो हमने जॉइंटली एक APC बुलाई, उसमें उनको दावत दी, वो नहीं आए। और जब वो नहीं आए तो तमाम पार्टियों ने कहा कि जी ये ब्लैकमेलिंग और जत्थे की बुनियाद पे आप आइन में तरमीम नहीं कर सकते और अगर किसी ने बात करनी है तो टेबल पे बात होगी। तो टेबल पे वो आने को आप तैयार नहीं थे। फिर उसका नतीजा ये निकला कि दूसरे दिन असेंबली में भी यही करारदाद आ गई और वो पास हो गई। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि 38 में से 37 बात उनके तस्लीम कर लिए गए, लेकिन राइट नाउ अगर जो 38 मुतालबात हैं इनमें से अगर वो कहते हैं कि आप अपनी कैबिनेट को कम करें, अपनी मरात को कम किया जाए, जो वहां पे लोग मरात ले रहे हैं, क्या वो मुतालबात कम हुए? उनके कहने पे वज़रा की तादाद 20 कर दी गई उनके, तो अब ये 20 वज़रा की तादाद करना नहीं, वो तो देखें अगर 53 आपकी सीटें हैं जिसमें से 30 अगर खाली वज़रा होंगे तो फिर ओपोजिशन की तो ऑलरेडी वो सही कहते हैं कि गुंजाइश नहीं रहेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मरातों के हवाले से जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था उसमें क्या पेशरफ्त हुई?
ने उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, अशराफिया। तो हमने कहा जी पहले इसकी डेफिनेशन करें, अशराफिया क्या है और अशराफिया जो है वो किसको आप करार देते हैं। एक एमएलए जो है, जो पंजाब असेंबली का मेंबर है, वो तो शायद 9 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, और जो आज़ाद कश्मीर असेंबली का मेंबर है वो 1,50,000 रुपये तनख्वाह लेता है। तो अशराफिया कहाँ से आया? तो वो उन्होंने एक नैरेटिव बनाया, उस नैरेटिव को उन्होंने उसको कायम रखने के लिए कोई सबूत नहीं दिए। हमने पूछा जी क्या बात है कि अगर सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर में पैदा हुआ, वो सेक्रेटरी बन गया, वो 20वें ग्रेड में होना चाहिए, पंजाब में 20वें ग्रेड का है, केपीके में 20वें ग्रेड का है, तो उसकी जितनी तनख्वाह है आज़ाद कश्मीर में भी उतनी तनख्वाह होनी चाहिए। अगर कहीं इजाफी लेता है तो उसका निशानदेही करें, तो उसको हम कम करने को तैयार हैं। वो उस तरह प्रैक्टिकल बातों पे नहीं आते, वो सिर्फ सियासी एक बात को आगे लेकर चल रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में सिर्फ इन बातों को मद्देनजर जरूर रखा जाना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी रखना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर जो है तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है, और मकबूजा कश्मीर में जो तहरीक चलती है, सियासी तहरीक चलती है, या वहाँ हम उनको अखलाकी और सफारती हिमायत देते हैं, तो उसकी बुनियादी वजह है कि आज़ाद कश्मीर के तमाम सियासी जमातें इस बात पे मुत्तफिक हैं। अब माजरीन को हम कहते हैं जी कि इनको, वो कहते हैं कि इनको आप नुमाइंदगी से ख़त्म करें। एक तरफ भारत ने 42 लाख हिंदुओं को मकबूजा कश्मीर में ला के डोमिसाइल दे दिया, तो हमने हल उनको बताया। हमने कहा जी आप इस तरह करें कि आप इंतखाबात आएँ, इंतखाबात में हिस्सा लें, आप अपना नैरेटिव लोगों तक पहुँचाएँ, आप कहें कि हम इस बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अगर आप जीत के आते हैं, आज़ाद कश्मीर में 33 सीटें हैं, हमने कहा जी 33 में से 18 आप ले जाएं, तो उसके बाद आपको बाकी लोग भी सपोर्ट करेंगे कि ठीक है जी, आज़ाद कश्मीर की मेजॉरिटी जो है वो ये मुतालबा मानती है और ये चाहती है। उस तरफ वो जाते नहीं है। मतलब आप उसका पॉपुलैरिटी का एक मॉब है, मॉब तो किसी जगह भी हो सकता है। क्या मॉब को फैसला करने का इख्तियार दिया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। और आपकी बात ये मुनासिब है कि वो असेंबली में आए और फिर चेंज कर दें अगर उनका ये मुतालबा है, और ये जो है कानूनन तरीके से ही ये चेंज होना चाहिए, और शहरियों की जानो माल को हिफाजत में रखना रियासत की जिम्मेदारी है। इस वजह से उन्होंने कलअदम कर दिया इसको। अब राइट नाउ आप क्या समझते हैं कि 9 जून क्या होगा, और आप लोग इस एहतजाज को, अगर वो फॉर एग्जाम्पल वो एहतजाज करते हैं, तो इसको कैसे रोका जाएगा? लेकिन ना ये तो अब इंतजामिया का काम है कि जी इंतजामिया उसको कैसे रोकती है और उसको क्या तरीक़ेकार, ये तो हमारा काम नहीं है। ये जब हमने लेवल इसका बढ़ा दिया था, ये प्रॉब्लम वहीं से आई। अभी भी अगर उनको इंतजामिया को फ्री हैंड दिया जाए, वो लोकल सतह पे उनके साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं कि जरूर। हमने कहा था कि आप आइए, मुजफ्फराबाद आए, आप गारंटी करें कि आप पुरअमन रहेंगे, आप बैठें, आपको कोई अर्ज की बात नहीं। आप क्या समझते हैं कि लोगों की उनको हमायत हासिल है, कोई बड़ा एहतजाज कर सकेंगे वो? एक तबके की हिमायत जरूर हासिल है, रिफरेफ जिनको हम कहते हैं, जो दूर की नजर नहीं रखते। ये आज़ाद कश्मीर का निज़ाम तो एक दिन में तो बना नहीं है, इसके लिए बड़ी जदोजहद करनी पड़ी है, और इसके लिए हमारे अकाबरीन ने बहुत जदोजहद की है। तो एक दिन में एक जत्थे के कहने पे हम सारा निज़ामी तबादला करते हैं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। शाह गुलाम कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय कर रहे थे। अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दिया जा चुका है। अवामी एक्शन कमेटी ने अपने कोई मुतालबात मनाने थे, तो उसका दुरुस्त तरीका ये था कि वो असम्बली में आते और फिर असम्बली में आप जो अपने डिमांड्स हैं उनके मुताबिक वो तब्दील करते। लेकिन अगर सिर्फ झत्तों की सियासत होगी या फिर ऐसी सियासत होगी जिससे रियासत को खौफज़दा किया जाए, ये किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। कंबर सैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।